इतिहास की किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं कि कोई भी देश अपनी आजादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ती है, कितने फ्रीडम फाइटर्स अपनी जिंदगी, अपनी जान दांव पे लगा देते हैं अपने देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बहुत किस्से आपको मिल जाएंगे, भतेरों पड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास के इन्हीं किताबों में एक चेतावनी भी मिलती है कि ये आजादी, ये डेमोक्रेसी, ये शांति, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी आसानी से आपसे छिन सकती है। रशिया में लेनिन और स्टालिन, चाइना में माओ, इटली में मुसोलिनी, हर क्रांति से लोगों का भला या डेमोक्रेसी की बहाली नहीं होती है। सबसे चौंका देने वाला एग्जाम्पल ऑफ कोर्स है जर्मनी, जो देखते ही देखते एक बडिंग फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी से रूथलेस डिक्टेटरशिप बन जाता है, इससे पहले कि लोग समझें कि गेम क्या चल रहा है। जर्मनी के इतिहास से हमें एक सीख मिलती है कि डेमोक्रेसी की नींव उतनी मजबूत नहीं होती है जितना हम अज्यूम कर लेते हैं, जितना हम मान लेते हैं और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं सब चंगासी है। कुछ शार्प लोग, कुछ कैलकुलेटिंग लोग कुछ ही दिनों में डेमोक्रेसी की नींव को कैसे खा जा सकते हैं, ये जर्मनी हमें बताती है। और कभी कभी तानाशाहों को एक चिंगारी, सिर्फ एक इंसिडेंट की जरूरत होती है पूरे डेमोक्रेसी के घर को जला देने के लिए। देशभक्त पर आज के रिवाइंड एपिसोड में जानेंगे कि कैसे हिटलर ने जर्मनी में पार्लियामेंट पर हमला जो हुआ उसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। आपदा में अवसर ढूंढा, विपक्ष को बिल्कुल खामोश कर दिया, अपने मन मुताबिक लॉ पास किया और जर्मनी के सुप्रीम लीडर बन गए विथ अनलिमिटेड पावर्स। और यह सारा काम किया गया एब्सोल्युटली थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस। ये नहीं कह सकते हैं कि इल्लीगल तौर से किया गया। मजे की बात यह है कि हिटलर वाले ये सारे पैतड़े आज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आज के डेमोक्रेसी में इस्तेमाल हो सकते हैं और होने की कोशिश भी हो रही है। कौन है जो हिटलर के कदमों पर चल रहा है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन पहले, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं ऑन द देशभक्त। शुरुआत करते हैं 1919 से। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका है और वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना होती है। जर्मनी एक लिबरल डेमोक्रेसी के साथ पहली बार एक प्रयोग कोशिश कर रहा होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देश के प्रेसिडेंट को लोग एक डायरेक्ट बैलेट सिस्टम से चुनेंगे, तो एक पॉपुलर प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट एक चांसलर को नियुक्त करेंगे, समझ लीजिए एक सीईओ देश का, जो देश को चलाने का काम करेंगे, रोजमर्रा क्या चीजें चल रही है उसको मॉनिटर करेंगे, और राइक्सटाग या पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। पार्लियामेंट या संसद जो होगी जर्मनी की, वो वहां जो सांसद होंगे वो लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे, पॉपुलर चॉइस से ही वहां सांसद बनेंगे। हर डेमोक्रेसी में लूपहोल्स होते हैं, सिस्टमैटिक वीकनेसेस होती हैं जिन्हें शातिर लोग पकड़ सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जर्मनी के डेमोक्रेसी में भी कुछ वीकनेसेस थी। जर्मनी के राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर्स थे जिससे वो जर्मनी के कैबिनेट के उसके चांसलर को बर्खास्त कर सकते थे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे, यहां तक कि संकट की घड़ी में आर्टिकल 48 लागू कर सकते थे जिससे वो किसी भी तरीके का फरमान इशू कर सकते थे। यानी अगर प्रेसिडेंट अपने पावर्स को गलत तरीके से प्रयोग करेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हिटलर को शायद यह पता था और इसीलिए वो लग गया काम पे। हिटलर को सत्ता का लोभ पहले से ही था। 1923 में उसने बियर हॉल पुश करने की कोशिश की, एक कू समझ लीजिए, जबरन पावर लेने की कोशिश की। सत्ता तो हाथ में नहीं लगी, प्लान फेल हो गया और हो गया उनको जेल। अब हिटलर की खुशकिस्मती है और बैड लक फॉर द होल वर्ल्ड कि कुछ ही महीनों में वो भाई साहब फिर से ऐसे 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी वो बाहर निकल गए जेल से। और इस बार वो थोड़ा शातिर हो गए। सोचा कि इस बार मैं लीगल तरीके से ही पावर में आऊंगा, यानी फ्रिंज नहीं, मेन स्ट्रीम होकर पावर में आऊंगा। तो हिटलर काम पे लग जाता है। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी का लीडर बहुत जल्दी बन जाता है। ही क्लाइम्स अप द लैडर वेरी क्विकली। उसके भड़काऊ बयानबाजी से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अब देखिए, ब्लेम करने के लिए किसी को चाहिए, तो देश की जो खस्ता हालत है उसके जिम्मेदार वो ठहराता है वो क्रिमिनल्स जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर हस्ताक्षर किए थे। माने उस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार माना गया था कि आप ही की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और इस वजह से आपको जमीन खोना पड़ेगा, आप अपना मिलिट्री डेवलप नहीं कर सकते और साथ ही साथ बहुत सारा मुआवजा भी देना पड़ा रेस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स को। फिर भी
इतना सब कुछ करने के बाद, लोगों को भड़काने के बाद, जो इलेक्शंस होते हैं 1918 वाले जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें सिर्फ 2.6% उनको वोट मिलते हैं। लेकिन हिटलर की किस्मत अब चमकने वाली थी। द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से दुनिया भर में आर्थिक तंगी मचने लगी। जर्मनी में सडनली 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। 6 मिलियन उस समय के अगर आप आंकड़े की देखें, 30% उसकी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो गई थी। इसके वजह से सोसाइटी में काफी उथल पुथल होता है, लोग खतरे में अपने आप को महसूस करते हैं, और इस आपदा में नाजी पार्टी खूब वोट बटोरती है। 1930 के इलेक्शंस में 18% वोट शेयर तक उनका हो जाता है। जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है नाजी पार्टी। सोशल डेमोक्रेट्स अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी भी 10% वोट शेयर उठा चुकी है, तो वो भी काफी प्रोमिनेंट बन रही है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद कोई क्लियर विनर नहीं बनता है जर्मनी में। कोalition की सरकार ही चलती है, कुछ दिन चलती है, फिर गिर जाती है या डिसॉल्व की जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। यह साइकिल कुछ टाइम तक चलता है। गठबंधन की राजनीति करते करते हिटलर पूरी तरीके से पावर में नहीं, लेकिन 33% वोट्स अपने साथ वो कर लेते हैं। जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग मन मार के कहते हैं, ठीक है भाई हिटलर, तुम बन जाओ चांसलर। हिटलर पे विश्वास किसी को था नहीं, लेकिन लॉजिक ये दिया गया कि अगर नाजीज के साथ हम हाथ मिला दे तो कम से कम जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये कम से कम पावर में नहीं आएंगे जर्मनी में। माने सबसे बदमाश बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो, अपने आप मामला सब ठीक ही हो जाएगा। और वैसे में भी ये कुछ ही दिनों की बात थी, क्योंकि 5 मार्च को फिर से इलेक्शंस होने वाले थे और लग रहा था कि अब इस बार क्लियरली एक पार्टी मेजॉरिटी में आ जाएगी, तो मामला वैसे में भी सुलझ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हिटलर के प्लान्स कुछ और ही थे। 22 फरवरी को अपने चांसलर होने के पावर से इमीडिएटली हिटलर ने 50,000 नाजी स्टॉर्म ट्रूपर्स को पुलिस ऑक्सिलरी फोर्स में डाल दिया। बेसिकली ये पार्टी के मुश्तंदे थे, ये ब्राउन शर्ट पहना करते थे पहचान के लिए। अब वो सडनली ये मुस्तंडे, ये गुंडे, वो फॉर्मर पुलिस फोर्स का एक हिस्सा बन गए। फिर 2 दिन बाद हिटलर कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर रेड करता है। रेड के बाद मीडिया में यह खबर फैला दी जाती है कि देखिए, रेड में हमें कम्युनिस्ट से देश विरोधी सामान मिला है। दावा यह किया गया कि कम्युनिस्ट एक अटैक प्लान कर रहे थे, देश खतरे में होने वाला था। वो तो नाजी पार्टी ने बचा लिया, हिटलर ने बचा लिया। फिर उसके सिर्फ 3 दिन बाद रात के 9 बजे पार्लियामेंट यानी राइक्सटाग से कुछ कांच टूटने की आवाज आती है। जल्द ही आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आती हैं लोगों को। जर्मनी का पार्लियामेंट जल रहा था। आग बुझाने में घंटों लग जाते हैं, बिल्डिंग बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। पुलिस एक डच कंस्ट्रक्शन वर्कर मार्नस वैन लुब को अरेस्ट करती है, जो उनको पास ही में वहां मिलता है। इस आग के कुछ ही घंटों बाद, यानी आग लगी 9 बजे रात को 27 फरवरी, और 28 फरवरी 1933 जर्मनी, हिटलर, वर्ल्ड वॉर 2 सबका फ्यूचर लॉक हो जाता है। क्योंकि उस एक आग की वजह से जर्मनी और दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। 28 फरवरी को हिंडनबर्ग आर्टिकल 48 इन्वोक कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली, प्रेस एंड प्राइवेसी सब खत्म हो जाता है जर्मनी में। एक झटके में फोन टैपिंग, मास अरेस्ट, टॉर्चर सब कुछ लीगल हो जाता है। पिछले साल इलेक्शंस में कम्युनिस्ट ने 80 से ज्यादा कम्युनिस्ट लीडर्स चुने गए थे राइक्सटाग में, माने पार्लियामेंट में, लेकिन हिटलर ने उन्हें कंस्पिरेसी के तहत अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब सोचिए क्या हुआ। आग लगती है, कम्युनिस्ट पर एलिगेशन लगता है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 80 करीबन खाली सीट संसद में। अब जब ऑपोजिशन है ही नहीं, तो हिटलर ने जो चाहा वो किया, जो लॉ चाहा वो पारित किया। ऑपोजिशन करने वाला तो कोई है ही नहीं, वो तो सब जेल में है, रोकने वाला कोई बाकी ही नहीं रहा। पार्लियामेंट में आग लगने के 1 महीने के अंदर अंदर, जबकि ऑपोजिशन का खात्मा हो रहा था, 23 मार्च को राइक्सटाग एक इनेबलिंग एक्ट पारित करती है, जिससे सारे लेजिस्लेटिव पावर्स हिटलर और उसके मिनिस्टर्स के पास चली जाती है। इससे वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल अपैरेटस सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथों में आ जाता है। इस ट्रांसफर ऑफ पावर को पूरी तरीके से लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से किया गया था। और फिर जब अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का देहांत हो जाता है, तो देश के लिए एक और काम करने की मंशा से हिटलर एक नया लॉ लिखते हैं, जिससे चांसलर और प्रेसिडेंट यानी 2 ऑफिसेज जो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती, वो ऑफिस एक हो जाती है और वो
हिटलर के अंडर आ जाती है, यानी सारे पावर्स जो प्रेसिडेंट के थे और चांसलर के थे वो हिटलर के हाथ में आ जाती है। तब भी कुछ नेगेटिव टाइप इंसानों ने यह सवाल उठाने की कोशिश की थी कि अगर हिटलर के पास इतना पावर आ जाएगा तो भाई डेमोक्रेसी में जो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, जो सिस्टम है सवाल पूछने का, अकाउंटेबिलिटी का, तानाशाही रोकने का, वो कौन करेगा। तब उस समय भी लोगों का मुंह बंद करवा दिया गया था इस बात से कि हिटलर ने यह कदम एक नेशनल प्लेबिसाइट यानी एक नेशनल वोटिंग के जरिए किया था, और अगर लोगों को यह मंजूर है तो और कोई नहीं बोल सकता है, सवाल उठा सकता है। जिस एक चिंगारी से पार्लियामेंट में आग लगी, उसी आग से हिटलर ने सत्ता पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, और यह आग तब तक नहीं बुझी जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक हिटलर को हार माननी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। लेकिन तब तक आधी दुनिया राख हो गई थी जलकर और सैकड़ों जाने गई। अगर संसद में आग नहीं लगती तो क्या जर्मनी और दुनिया हिटलर से बच जाती? यह तो डिबेटेबल टॉपिक है, कोई ना और रास्ता शायद हिटलर ढूंढ लेता। लेकिन इस एक आग की वजह से जर्मनी की डेमोक्रेसी का सुपर फास्ट शॉर्ट सर्किट हो गया और हिटलर सुपर फास्ट राइज हो गया, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और हो सकता है कि इस आग को लगाने में हिटलर और नाजी पार्टी खुद ही जिम्मेदार थी। नाजीज ने कम्युनिस्ट को जिम्मेदार जरूर ठहराया और उसका लाभ भी उठाया, लेकिन हाल ही में रिसर्च अब यह साफ दिखाती है कि यह सिर्फ एक इंसान का काम नहीं हो सकता था। इतनी जल्दी इतना बड़ा आग एक इंसान नहीं लगा सकता, इसके पीछे एक षड्यंत्र था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उनके आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स भी सामने आते हैं। एक बार फिर से बात साफ होने लगी कि कम्युनिस्ट्स का या रशिया का या कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं थी इस आग के पीछे। उल्टा निशाना इधर ही दिख रहा है कि यह काम नाजीज का ही था। और क्योंकि जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो केस हुआ था, वो नाजीज ने ही किया था, तो इस बात को दबाना कोई बड़ी बात थी नहीं उनके लिए। 2008 में इस घटना के 75 साल बाद जाकर जर्मन सरकार ने उस डच ब्रिकलेयर मॉरिनस वैन लिबर को पार्डन किया, यह कह के कि भैया हिटलर ने जो काम किया था और उनके जुडिशरी ने जो काम किया था वो गलत है। लेकिन कोई कोर्ट शायद आज न 75 साल या 75,000 साल बाद भी हिटलर को पार्डन कर पाएगी, उनके बर्बरता के लिए और उन्होंने दुनिया को क्या दिया उसके लिए। लेकिन क्या हम कम से कम हिटलर से सीख ले सकते हैं? क्या हम यह बात समझ सकते हैं कि तानाशाहों के लिए डेमोक्रेसी को कुचलना कोई मुश्किल काम नहीं है? क्या यह ट्रेंड हम दुनिया भर में जल्दी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर आज के हिटलर्स को रोका नहीं तो फिर आपदा बहुत जल्दी आ सकती है। आज के हिटलर देख लीजिए, यूएसए में ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं फिर से 2024 के लिए, रशिया में पुतिन क्या काम कर रहे हैं और इजराइल में नेतन्याहू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस ट्रेंड को समझेंगे जल्दी, तभी हम इन लोगों को रोक सकेंगे। नहीं तो जब इनके पास पूरी सत्ता कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा नैरेटिव आ जाएगा, पूरा मीडिया आ जाएगा, जब पूरा विपक्ष साइलेंट हो जाएगा, तब इनको रोकना नामुमकिन ही हो जाता है। तो पॉइंट यही है कि जब तक हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे, हम हिस्ट्री में तानाशाहों और डिक्टेटर्स और मास मर्डरर्स को नहीं समझेंगे, बूझेंगे, उनके टैक्टिक्स को नहीं देखेंगे, तब तक आज के जो तानाशाह हैं और जो कल के हिटलर बनने वाले हैं उनको कभी पहचान नहीं पाएंगे, उनको कभी रोक नहीं पाएंगे।